अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हम इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं आदेश सूचक। अभी तक हम कौन कौन से पढ़ चुके हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव पढ़ रहे हैं, इसके बाद ऑपरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। ये तीसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है। इसमें 5 हैं, 5 जिनमें से हमारा तीसरा शुरू हो गया, 2 हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये आदेश सूचक होते हैं, ये साधारण वाक्य होते हैं, इनमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। ये प्रश्न सूचक होते हैं, इनमें इफ वेदर का प्रयोग होता है, और साथ में प्रश्न सूचक के शब्द आ जाए तो उन्हीं को कंजंक्शन मान लेते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था। दूसरा, इसमें कंजंक्शन हम टू का प्रयोग करते हैं। इसमें कंजंक्शन क्या प्रयोग करते हैं? इसमें कंजंक्शन ग्रुप में टू का प्रयोग करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये, इनमें कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही अगर वाक्य में सेट टू के स्थान पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, यदि अलग अलग भाव है तो, यदि आज्ञा है तो यहाँ पर हम ऑर्डर टू लगाएंगे, सेट टू को हम ऑर्डर टू में बदल देंगे। सेट टू को किसमें बदलते हैं? ऑर्डर टू में बदल देते हैं, है ना। और अगर यहाँ पे यदि वाक्य में आज्ञा दी गई तो हम सेट टू को ऑर्डर टू बदल देते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है, कमांडेड में भी बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब ये आदेश दिया हो। ये आदेश लिखा है, आदेश। अब आदेश कौन देता है? आदेश और आज्ञा में अंतर क्या है? आदेश और आज्ञा में अंतर ये है कि जब कोई सेना का अधिकारी कोई आदेश, कोई बात कहता है तो उसे हम आदेश कहते हैं। यदि कोई सैनिक के लिए दी जाए, यदि कोई सेना का अधिकारी कहता है कहेगा तो उसे हम आदेश मानेंगे। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कमांडेड का प्रयोग करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, आदेश के लिए हम कमांडेड का प्रयोग करते हैं। बाकी कोई अगर व्यक्ति किसी भी अपने नौकर को या किसी को भी कोई देगा तो उसे आदेश के आज्ञा के अंतर्गत आएगा। यदि पिता अपने पुत्र को कोई आज्ञा देगा तो वो आज्ञा कही जाएगी, उसके लिए हम ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। यदि गुरु शिष्य से बात कहेगा, मालिक अपने नौकर से कहेगा तो उसे आज्ञा के रूप में लेते हैं। लेकिन यदि सेना का कोई बड़ा अधिकारी सेना के सैनिक की निम्न अधिकारी या निम्न अपने से नीचे अधिकारी से कोई बात कहता है तो उसे हम कमांड के रूप में बात करते हैं, यानी कि आदेश कहते हैं। समझ आ जाएगा आदेश क्या होगा। अब देखते हैं द मास्टर सेड टू सर्वेंट। मास्टर ने सर्वेंट और चपरासी से कहा, मास्टर ने नौकर से कहा। इसका अर्थ निकाल सकते हैं मालिक, ठीक है। इसका अर्थ हो गया नौकर। अब आप ही बताइए कि इसमें मालिक नौकर से कह रहा है, ये क्या है? आज्ञा है या आदेश है? ये क्या बात हुई? ये आज्ञा के अंतर्गत आई। मालिक ने नौकर से कहा, ब्रिंग मी, ले आओ ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास ले आओ। तो उसे हम किसमें बदलेंगे? मास्टर ऑर्डर्ड सर्वेंट। और उसके बाद इसमें जो कंजंक्शन है वो कौन सा है? टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ टू लिखा हुआ है, और ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ये हो गया, बड़े साधारण है। और उसके साथ ही जनरल सेड टू सोल्जर। हाँ, ये देखने वाली बात है कि जनरल ने सैनिक से कहा, कैप्चर द फोर्ट, किले को घेर लो। जनरल ने क्या कहा? सेना के अधिकारी ने कहा है। तो इसे किस में हम रखेंगे? आदेश में। इसीलिए यहाँ पे कमांड का प्रयोग किया गया है सेड टू के स्थान पर। तो द जनरल कमांडेड सोल्जर्स टू कैप्चर द फोर्ट। जनरल कमांडेड द सोल्जर्स टू कैप्चर द फोर्ट। जनरल ने सैनिकों को आदेश दिया कि किले को घेर लो। रूल नंबर 3 यहाँ पे क्या कहता है कि प्लीज और काइंडली शब्द यदि आ जाए
तो उसको हटा देते हैं, उनको हटा देते हैं, पूर्ण तौर से हटा देते हैं और सेट टू के स्थान पे किस सब का प्रयोग करते हैं? रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। ये प्रार्थना के लिए होता है ना, ये प्रार्थना के लिए होता है। जैसे मोहन सेड टू मी काइंडली गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दो। ये मोहन ने मुझसे कहा, तो मोहन मुझसे प्रार्थना कर रहा है, मुझसे कुछ चीज मांग रहा है ना? जब मोहन कोई चीज मांगता है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है, तो वो प्रार्थना के रूप में मानी जाती है। तो इसे हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्रार्थना दी हुई है, मोहन जो है कुछ मांग रहा है, सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड में बदल दिया। अब यदि सलाह दी गई है तो सेड टू को हम किस में बदलेंगे? यदि सलाह दी गई तो सेड टू को हम एडवाइस में बदल देंगे। एडवाइस का अर्थ ही होता है सलाह देना। तो इसी हिसाब से देख लीजिए, द फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड, पिता ने अपने पुत्र को सलाह दी, पिता ने अपने पुत्र से कहा कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। और द फादर एडवाइज्ड हर हिज सन टू वर्क हार्ड, टू का प्रयोग हम इसमें करते हैं, है ना। असर्टिव में हम दैट का प्रयोग करते हैं और इसमें हम टू का प्रयोग करते हैं, इफ वेदर का प्रयोग करते हैं इम्परेटिव में, और लेट वाले वाक्य और होते हैं, लेट वाले वाक्य, इनमें भी हम कंजंक्शन दैट का ही प्रयोग करते हैं। बाकी और बताएंगे हम, ये कंजंक्शंस हैं वो समय के साथ बताते चलेंगे। यहाँ तक इम्परेटिव सेंटेंस है, और भी इम्परेटिव सेंटेंस है, उनके बारे में बताते हैं हम। तो इसे हम जरा साफ कर देते हैं, उसके बाद हम उनके बारे में। तो ये है हमारा रूल नंबर 5। क्या कहता है इसमें? यदि डू नॉट से आरंभ हो तो सेड टू को हम किस में बदल देते हैं? एडवाइज में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इसमें डू नॉट आ जाए तो हम किस में बदल देंगे इसको? एडवाइज में। ये एडवाइज में आ जाता है, ये एडवाइज में आ जाता है। जैसे ही सेड टू मी डू नॉट प्ले ऑन द रोड, तो उसके साथ एक और शब्द प्रयोग कर सकते हैं हम, एडवाइस के साथ फॉरवर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ हम फॉरवर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ही फॉरवर्ड मी टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने मुझे सड़क पर खेलने से इनकार किया या मना किया। फॉरवर्ड मतलब मना किया, ये क्या हुआ? मना किया, है ना, ये हो गया मना किया। और इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, ये एडवाइज्ड मी नॉट टू प्ले ऑन द रोड। ये एडवाइज का प्रयोग करके हम नॉट का लगाना पड़ेगा, क्योंकि एडवाइज का अर्थ होता है सलाह देना। उसने मुझे रोड पर, सड़क पर न खेलने की सलाह दी, तो इसके लिए नॉट का प्रयोग भी करना। लेकिन फॉरवर्ड जो होता है, फॉरवर्ड जो होता है ये नेगेटिव वर्ड है, ये एक खुद में नेगेटिव है, ये स्वयं में नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसी के साथ रूल नंबर 6 लेते हैं, यदि नेवर और ऑलवेज आए तो सेड टू के स्थान पर एडवाइस का प्रयोग करते हैं, एडवाइज का प्रयोग करते हैं। ये हमारा हो गया है कि माई मदर एडवाइज्ड मी नेवर अब्यूज्ड एनीबडी, तो ये तो एडवाइज का प्रयोग करेंगे यदि नेवर और ऑलवेज आ जाए। और जब रिपोर्टेड स्पीच में इफ आए, सलाह देने वाले वाक्य हैं, इनमें हम शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग अच्छा भी माना जाता है इसमें, जैसे कि माई ब्रदर टोल्ड मी, माई ब्रदर सैड इफ यू सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, तो कंसल्ट डॉक्टर श्योरली, निश्चित रूप से आप एक चिकित्सक से सलाह लें यदि आप ग्रसित हैं। कोल्ड एंड कफ मतलब सर्दी और जुकाम से ग्रसित हैं। तो माई ब्रदर टोल्ड मी दैट इफ यू आर सफर्ड फ्रॉम द कोल्ड एंड कफ, अगर यदि आप सर्दी और जुकाम से ग्रसित हैं तो आप एक डॉक्टर से
आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो मुझे एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ये मेरे ब्रदर ने मुझसे बोला है। तो ये इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, जहाँ हम सेट टू को जो हम एडवाइज में बदल देंगे तो फिर यहाँ ये ई वाला सेंटेंस जो है उसमें शुड का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वो दूसरा तरीका है। यहाँ पे ये देखिए कि इम्परेटिव सेंटेंस कई ऐसे होते हैं जो दिखने में इंटरोगेटिव लगते हैं, लेकिन ये इंटरोगेटिव होते नहीं, क्योंकि इनमें भाव और प्रार्थना का यानी नम्रता का भाव प्रकट होता है। जो प्रार्थना या विनम्रता का भाव प्रकट होता है, इसलिए इनको हम इंटरोगेटिव में नहीं ले जा सकते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या मुझे आप अपनी कलम देंगे, कृपया क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे। तो इसमें इम्परेटिव है, इसमें एक विनम्रता है और प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सामने वाला कि क्या आप मुझे अपनी पेन देंगे। तो इसमें अब इंटेरोगेटिव नहीं, ये इम्परेटिव सेंटेंस होगा। इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माय पेन। तो इस तरीके से ये इम्परेटिव सेंटेंस भी पूरे हुए, है ना। ये आदेश सूचक वाक्य जो थे, जो आदेश सूचक वाक्य थे वो भी हमने पूरे कर लिए। ये हमारे कंप्लीट हो गया, है ना। ये हमारा भाग जो था वो कंप्लीट हो गया इम्परेटिव वाला। अब बात हम करें, इसी का एक भाग और है जिसमें हम लेट वाले भाग वाक्य होते हैं, वो भी इम्परेटिव में ही आते हैं, तो उनका प्रयोग करना सीखेंगे हम। लेकिन इसका इम्परेटिव वाला भाग यहीं तक है, तो हम इम्परेटिव को पूरा कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम, कल से लेट्स वाले वाक्य पढ़ेंगे। जो लेट्स वाले वाक्य होते हैं वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कैसे बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो, शेयर जरूर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिक्षा शिविर बहुत सहायता करेगा आपको अंग्रेजी के मामले में। मैं प्रयास करूंगा कि इंग्लिश फाउंडेशन बैच रखा जाए आपके लिए। ये जो बैच चल रहा है, जो ये बैच है इंग्लिश का शिक्षा शिविर पे, ये फाउंडेशन बैच है। ये फाउंडेशन बैच है, संपूर्ण इंग्लिश क्लासेस में चलने वाली है। इस पर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए देख सकते हैं। हमारा जो बैच चलेगा ये फाउंडेशन बैच चलेगा, हमारा ये इंग्लिश का ये फाउंडेशन बैच चलेगा, है ना। ये इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पैसे दे के कहीं से भी खरीदें, उससे बेहतर है कि यहाँ से पढ़ लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे लेट्स वाले वाक्य। हमारा अपकमिंग टॉपिक है, हमारा अपकमिंग टॉपिक कौन सा है, लेट्स वाले वाक्य, ठीक है।